नमस्कार। इंदौर डायरी में आज आपका स्वागत है। आज कवि गोष्ठी में आमंत्रित कवि हैं बिंदु तिवारी, मनीष शर्मा, बहादुर पटेल, अमयकांत, सोनल शर्मा और मैं ज्योति देशमुख। कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो देखते हैं आज हमारे कवि कहाँ पहुँचते हैं और हमें कहाँ पहुँचाते हैं। तो इस कवि गोष्ठी की शुरुआत हम करते हैं बिंदु तिवारी से। बिंदु तिवारी फिलहाल कविता के क्षेत्र में बहुत जाना माना नाम न सही, लेकिन एक बहुत ही सक्रिय कवयित्री हैं और इन दिनों इनकी कविताएं श्रोताओं द्वारा बहुत पसंद की जा रही हैं और बहुत सक्रियता से लिख रही हैं। तो आइए सुनते हैं हम बिंदु तिवारी की कविताएं, बिंदु तिवारी की ज़ुबानी। धन्यवाद ज्योति। मेरी पहली कविता है लड़की। लड़की उठ, खड़ी हो, इधर आ, आंसू पोंछ, सामने देख, मत घबरा, मुकाबला कर, डट कर। लड़की भर ताकत अपनी आँखों में और अपनी आवाज़ में भी, मत मांग साथ अपनों का भी। लड़की भर रंग सपनों में हकीकतों का, कलम उठा अपनी तकदीर खुद लिख। मेरी दूसरी कविता है टिफ़िन। तुम जब आना शाम को घर, झटक कर बॉस की फटकार को घर के बाहर, और दिन भर की थकन को उतार देना जूते के साथ, और सहकर्मी की साजिशों को किनारे से लगा देना जूते की रेक में। पर लेकर आना अपना खाली टिफ़िन घर में, जिसमें मैं भर सकूं फिर से अपना प्यार और विश्वास। मेरी अगली कविता है हंसी। लड़की तुम हंसो, तुम्हारे हंसने के मायने निकाले जाएंगे। तुम हंसी तो फंसी कहकर तुम्हारी हंसी निर्धारित होगी तुम्हारे समर्थन के लिए। अगर हंस हंस कर बातें करोगी तो यह परिभाषित करेंगे तुम्हारे चरित्र को। पर कोई नहीं जानना चाहता तुम्हारी उस नकली हंसी को, जो आती है दर्द को भेद कर। हंसना तो वह कला है जो प्रकृति ने मात्र इंसानों को दी है, पर तुम्हारी हंसी पर नापतोल का अधिकार तुमने क्यों किसी को दिया है। मेरी अगली कविता है रोटी। याद है उसे वह पहली रोटी, बहुत संभाल कर बेली थी जैसे रस्सी पर चलने की तरह, और चौकन्ने होकर सेकी थी धीमी आंच में तवे पर। पापा मम्मी भैया सभी ने खुश होकर सराहा ही था उसकी रोटी को। धीरे धीरे उसकी रोटी की संख्या बढ़ने लगी उसकी उम्र के अनुसार, और वह बड़ी हो गई रोटी की थप्पी की तरह। फिर बदल दिए गए उसके चकला बेलन और चूल्हा चौका भी, और बदल गई माँ सास में, पिता ससुर में और भाई देवर में। अब रोटियों का नापतोल किया जाने लगा और उछाली जाने लगी रोटियां हंसी ठहाकों के साथ। रोटी तो वही है, वह भी वही है, बदले हैं लोग या रिश्ते के पीछे के भाव। यही भाव ससुराल को ससुराल और पीहर को पीहर बनाता है। मेरी अगली कविता है नेम प्लेट। मेहनत और लगन से यह घर बनाया, जिसमें एक नेम प्लेट भी लगाई। सबको दिखाना चाहता था कि यह मेरा घर है। नेम प्लेट पर अपना नाम लिखवाया, अपना पद भी लिखवाया। सोचा डिग्रियां भी लिखा दूँ, पर यह ओल्ड फैशन है सोचकर छोड़ दिया। सुबह जमादार ने आवाज़ लगाई, भाभी जी कचरा डाल दो। माली ने पुकारा, दीदी नए पौधे लाना है। धोबी आया बोला, बिटिया प्रेस के कपड़े दे दो।
सब्जी वाले ने आवाज़ लगाई, बीबी जी हरी ताज़ी सब्जी ले लो। वॉचमैन ने आवाज़ लगाई, मैडम जी मेंटेनेंस का चेक दे दीजिए। एक ने भी मेरे नाम की आवाज़ नहीं लगाई। मैंने देखा बच्चे भी आते ही घर में माँ माँ पुकारते हैं। जब मम्मी और पापा आने वाले थे तब अचानक पत्नी को मायके जाना पड़ा। मम्मी बोली, बहू नहीं है तो अभी नहीं आ रहे हैं, उसके बगैर हमें अच्छा नहीं लगेगा तेरे घर में। मैं सन्न रह गया। नहीं, बहू नहीं है तो क्या, घर तो है, मैं तो हूँ। जब उसके बगैर अच्छा नहीं लगेगा तो घर मेरा कैसे हुआ। मैंने भूल सुधारी और नई नेम प्लेट बनने को दी। बहुत खूब बिंदु, बहुत अच्छी कविताएं। इस कवि गोष्ठी की अगली कड़ी में हम सुनते हैं मनीष शर्मा जी को। मनीष शर्मा कविता के क्षेत्र में एक सशक्त नाम है। इनका एक कविता संग्रह है बहाव संग, और बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं और अखबारों में इनकी कविताएं छपी भी हैं। मनीष शर्मा जी। धन्यवाद ज्योति जी। कुछ कविताएं समर्पित हैं। खुशी शीर्षक से पहली कविता है। खुशी संजोनी चाहिए हमेशा, खुशी संजोनी चाहिए हमेशा, संजोए थे जैसे कवि रंगीन कंचे, जैसे संजोए थे किताबों में खत और गुलाब, और फिर संजोते ही रहे रुपये। चिल्लर सी ये खुशियाँ घट जाती हैं अक्सर, चिल्लर सी ये खुशियाँ घट जाती हैं अक्सर, छोटी छोटी बातों से ये घट जाती हैं जब बच्चा स्कूल जाने में लेट होता है, या पालतू कुत्ता चबा जाता है चश्मा। ये घट जाती हैं जब गीले फर्श पर चला आता है कोई निशान बनाते। बिखर जाती हैं ये, बिखर जाती हैं ये चीज़ों के बिखरने से, गीले टॉवेल के बिस्तर पर होने से, सब्जी में नमक या तारीफ कम होने से खो जाती हैं। खो जाती हैं ये अक्सर जुराबों या रुमालों संग। मिल जाती है कभी, मिल जाती है कभी बछड़े को दरवाजे पर खड़ा देख, पालतू कुत्ता दे देता है रोज ही उसके पास से चाट कर, दोम हिलाकर। बगीचे में नई कोपलों संग फूट आती है तो कभी कोई अनजाना धार्मिक तोड़ ले जाता है, तो कभी कोई अनजाना धार्मिक तोड़ ले जाता है अल सुबह फूलों संग। लेकिन जब ये अकारण आती है, लेकिन जब ये अकारण आती है तो झांकता हूँ खुद में, महसूसता हूँ कोई खिलावट, आंखें बंद कर भीगता हूँ भावों की बारिश में, निहारता हूँ हृदय की हरियाली, और अब अकारण ही खुश हो लेता हूँ अक्सर, और अब अकारण ही खुश हो लेता हूँ अक्सर। लिखना शीर्षक से अगली कविता है कि हाँ ज़रूरी है लिखना कुछ कहने के लिए, हाँ ज़रूरी है लिखना कुछ कहने के लिए और पढ़ने के लिए खुद को, खुद की लिखावट में। कलम जब चलती है थाम एक अज्ञात हाथ तो कहती है वे खुद से खुद ही की बात। पढ़ती हैं निगाहें जब लिखा सब वही, पढ़ती हैं निगाहें जब लिखा सब वही, नकारा था खुद ने खुद में कहीं। लिख के बताते हैं, लिख के बताते हैं जब अनसोचे ख्याल, पढ़ के समझते हैं खुद ही का हाल। पा जाते हैं जवाब, पा जाते हैं जवाब खोए सवाल में, तो खो जाते हैं खुद ही लिखने वाले की तलाश में, तो खो जाते हैं खुद ही लिखने वाले की तलाश में। प्रतिध्वनि शीर्षक से अगली कविता है। जब झूठ में दबा सच मचलता सांसों को, जब झूठ में दबा सच मचलता सांसों को, असत के कोलाहल में जब सत की आह निकलती है, प्रतिध्वनित होता तब आह्वान असत से सत पर बढ़ने का, सुनकर ये जीवन में फिर से सत्य की राह निकलती है, सुनकर ये जीवन में फिर से सत्य की राह निकलती है।
गिर जाती जब दुख की बदली, गिर जाती जब दुख की बदली, छा जाता तमस खना, अंधकार से हारती जब कंपित कोमल दीप शिखा। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि तुम्हारी कहती तब चलने को ज्योत की ओर, सुन दीप शिखा फिर दमकती है, जीवन ज्योतिर्मय कर हर तमस को हरती है, हर तमस को हरती है। जब जीवन होता परिभाषित मृत्यु से और बुझा बुझा ही रहता है, जब जीवन परिभाषित होता मृत्यु से और बुझा बुझा ही रहता है, तब तुम्हारा जीवन को अमृत कहना संजीवन भर देता है, तब तुम्हारा जीवन को अमृत कहना संजीवन भर देता है। मृत्यु बीच जीवन फिर चिन्मय ही तो होता है। तो प्रतिध्वनि तुम्हारी गूंज रही है जीवन में, मौन होकर जब जब खोजा प्रतिध्वनि के स्रोत को, मिला न कोई कहने वाला, बचा न कोई सुनने को। एक नाद अनहद गूंज रहा था, बस मौन की ही प्रतिध्वनि हो, बस मौन की ही प्रतिध्वनि हो। कुछ अहोभाव, तुम साथ हो शीर्षक से, कि जब आंखें अपने को धोती हैं, जब आंखें अपने को धोती हैं, सांसें मध्यम होती हैं, हलचल सब थमी हुई, घड़ियां ठहरी सी होती हैं। जब आंखें अपने को धोती हैं, सांसें मध्यम होती हैं, हलचल सब थमी हुई, घड़ियां ठहरी सी होती हैं। जब सब कुछ अच्छा लगता है, जब सब कुछ अच्छा लगता है, हर शख्स सच्चा लगता है, पेड़ बाहें फैलाए से हर पंछी बतियाता लगता है। जब उभरते अक्षर अपने से, जब उभरते अक्षर अपने से, दुख सुख गुजरते सपने से, ओंठ लरसते कहने को, भाव समूचे बहने को, बस तभी जान लेते हैं कि हाँ तुम साथ हो, हाँ तुम साथ हो। अंजुलि भर शीर्षक से। मैं बहता हूं तुम में, कभी भर लेती हो पलकों में, कभी करवे में बांध ही लेती हो प्रेम के बांध। मैं बहता हूं तुम में, कभी भर लेती हो पलकों में, कभी करवे में बांध लेती हो प्रेम के बांध। बहने दो खुद में, मन की तप्त रेत पर भाप बन हो जाने दो बादल, निर्बंध ये फैला ही देंगे सौंधी सुगंध प्रेम की। बहने दो खुद में, मन की तप्त रेत पर भाप बन हो जाने दो बादल, निर्बंध फैला ही देंगे सौंधी सुगंध ये प्रेम की, या भिगो देंगे कोई कोरा आंचल। बस बहा आता हूं तुम में, बंधने को नहीं, न समंदर हो जाने को। बहता हूं अंजुलि अंजुलि भर जाने को, बूंद बूंद झर जाने को, बूंद बूंद झर जाने को। बहता हूँ अंजूरी अंजूरी भर जाने को, बूंद बूंद बह जाने को। बहुत खूब मनीष शर्मा। अगली कड़ी में हम बुलाते हैं अमयकांत को। अमयकांत की कविताएं जैसे बंजर धरती पर गिरती हुई पहली बारिश की बूंदें, और इनका एक कविता संग्रह है समुद्र से लौटेंगे रेत के घर, जिसको काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिला और इन्हें पुनर्नवा पुरस्कार मिला। तो आइए सुनते हैं हम अमयकांत की कविताएं। अमयकांत जी। धन्यवाद ज्योति। पहली कविता का शीर्षक है मुस्कुराहट। धूप ने आकर नन्ही बच्ची के गालों पर अपने हाथ पोंछ दिए और बच्ची धीरे धीरे फूल में बदलने लगी। उसकी मुस्कुराहट अब फूल की मुस्कुराहट थी, जो खुशबू बनकर उड़ रही थी चारों ओर। उड़ते उड़ते वह खुशबू
जो असल में मुस्कुराहट थी उस नन्ही बच्ची की, एक चिड़िया में बदल गई, जो फुदकने लगी यहाँ वहाँ। अब इस मुस्कुराहट के पंख थे और आवाज़ भी। अब इसे सुन सकता था हर कोई। चिड़िया बनकर मुस्कुराहट उड़ने लगी खुले आकाश में और बदलने लगी हवा में। हवा बही हर दिशा में और बहते बहते बदल गई नदी में। मुस्कुराहट अब बह रही थी नदी बनकर, कहीं शांत, कहीं उफान पर। आखिरकार नदी मिल गई समुद्र में और मुस्कुराहट फैल गई पूरी पृथ्वी पर। बच्ची की मुस्कुराहट अब पृथ्वी की मुस्कुराहट थी। अगली कविता का शीर्षक है चंद्रबिंदु। गुम होती हुई चीज़ों में शामिल होने की कगार पर खड़ा यह कागज़ के हाशिए पर आते हुए धीरे धीरे सरकता जा रहा है बाहर की तरफ। गुम होती हुई चीज़ों में शामिल होने की कगार पर खड़ा यह कागज़ के हाशिए पर आते हुए धीरे धीरे सरकता जा रहा है बाहर की तरफ। अब इसके बिना भी चलने लगा है काम, जैसे घर में धीरे धीरे बेमतलब होता जा रहा कोई उम्र दराज शख्स। इश्तेहारों से सजे अखबारों के पन्नों में अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई बाकी कि ठहर कर सोचा जाए इसके या इस जैसी दूसरी चीज़ों के बारे में। वर्णमाला में सिमट कर रह गए कई अक्षरों की तरह कर दिया जाएगा दरकिनार इसे भी एक दिन भाषा से पूरी तरह। जैसे ग्रहों के दर्जे से बाहर हो गया था प्लूटो, जैसे छतों से गायब हो रही गौरैयाएँ, जैसे आदमी में से इन दिनों खुद गुम होता जा रहा है आदमी। अगली कविता का शीर्षक है मैं, तुम और राम प्रसाद। इस अंधी यात्रा में तुम हो, मैं भी हूँ और बहुत पीछे कहीं हमारा दोस्त राम प्रसाद भी। नहीं जानते हम कि कहाँ जा रहे हैं। तुम बाज़ार में खड़े हो, दुकानदारों से घिरे। इधर मैं भी फंसा हुआ शोरगुल के बीच। राम प्रसाद भी उधर कहीं घिरा हुआ और विस्मित। हमें ख़रीदते रहना है कुछ न कुछ, जीने के लिए एक ज़रूरी काम की तरह। इस तरह हो सकता है यह भी कि एक दिन हम सब खो दें अपनी पूंजी, अपनी साख, अपनी पहचान और अपना नाम भी। मैं नहीं रहूं, तुम नहीं, राम प्रसाद भी नहीं रह जाए राम प्रसाद। इस अंधी यात्रा में मैं एक बेहतर नौकरी की अधूरी इच्छा हूँ, तुम आदमी के पैकेज में एक दुखद रूपांतरण और राम प्रसाद बारिश की राह देखती खेत की पथरा चुकी मिट्टी। हमारी दिशाएं खो गई हैं और सामने फैला है घना कोहरा। क्या करें, इस कोहरे के पार न मैं देख पा रहा हूँ, न तुम, न राम प्रसाद। अगली कविता का शीर्षक है माँ ने एक गीत गाया। माँ ने एक गीत गाया और फैल गए उसके स्वर चारों दिशाओं में। कुछ कोमल स्वर बिखर गए बीच में और उग आए एक दिन पेड़ पर पलाश के फूल बनकर। कुछ स्वर जो तीव्र थे चट्टानों से टकराते हुए गिरे और बह गए झरने के साथ तेज गति से। पेड़ से गिरते पत्तों की तरह बहते रहे कई स्वर हवा के साथ और धीरे से स्पर्श किया उन्होंने ज़मीन पर फैली हरी दूब को। चमकने लगे अगली सुबह ओस की बूंदों में। बचे खुचे कुछ स्वर जो फैल गए थे छत पर ही, चिड़ियाएँ ले गईं उन्हें चोंच में भरकर ज्वार के दानों की तरह। माँ ने एक गीत गाया जिसके पंख बिल्कुल तितली की तरह थे। अगली कविता का शीर्षक है घाट। नदी से सटकर बहता है समय, जिसमें धीरे धीरे
बहते रहते हैं घाट। शहर के उतावलेपन और नदी की प्राचीनता के बीच ये बिछे होते हैं किसी पुल की तरह। कुछ घाटों पर रोज़ खिलता है सूरज और कुछ समेटते हुए उसकी युगों की थकान को दुलार कर रोज़ सुला लेते हैं उसे अपनी गोद में। धुंधल का फैलते ही किनारे खड़े पेड़ों और पुल पर बंधी नावों के पास से गुजरता पानी ठहर कर अक्सर स्थिर गंभीर घाटों से सुनता है उनकी व्यथाएं। अंधेरा गिरने के साथ इन्हीं घाटों से होकर घंटियों की आवाज़ों के साथ नदी में बहने लगती हैं असंख्य प्रार्थनाएं। हर डुबकी के साथ पानी में विलीन होते अनगिनत पापों को अनंत काल से देखते स्थिर, अपनी यात्राओं के बीच विश्राम करते परिक्रमावासियों को देते हैं ये आश्रय। कहीं शहनाई की तरह बजते रहते हैं घाट और कहीं होते हैं मणिकर्णिका, थमे हुए प्रवाहों को युगों से देखते दूसरे प्रवाह में विलीन होते। घाट शरणस्थली होते हैं उस मौन की जो शांत नदी में धीमे धीमे चलती नाव में चप्पू की आवाज़ के बीच मौजूद रहता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे हम सुनेंगे ज्योति देशमुख जी से उनकी कविताएं। पिछले दिनों ज्योति जी का एक कविता संग्रह प्रेम की वर्तनी शीर्षक से आया है। उन्होंने अपनी कविताओं में कई स्त्रीपरक मुद्दों और समसामयिक विषयों पर लिखकर सभी का ध्यान आकर्षित किया है। मैं ज्योति जी से आग्रह करूंगा कि वे अपनी कविताएं हमें सुनाएं। शुक्रिया। मैं पहली कविता का शीर्षक है 125 साल जीने की इच्छा। 125 साल जीने की इच्छा अगर पूरी हो जाती गांधी जी की, तो उनसे एक बार मिलने की मेरी भी इच्छा पूरी हो जाती। मैं रहती उनके आश्रम में कुछ दिन, पीती बकरी का दूध, खाती चोकर की रोटी, कातती सूत और बुन लेती अपने लिए एक साड़ी या दुपट्टा, और सीखती उनसे कि कैसे दाएं गाल को आगे किया जाता है जब कोई बाएं गाल पर झापड़ मारे। कहीं किसी बात पर उनसे बहस भी कर लेती, कहती उनसे कि न करें वे सर्वधर्म प्रार्थना, कि प्रार्थना का कोई धर्म नहीं होता। मैं यह भी कहती कि होने चाहिए स्कूल टॉल्स्टॉय फार्म की तरह। मैं यह भी कहती कि होने चाहिए स्कूल टॉल्स्टॉय फार्म की तरह, जो सुनकर निकल जाते वे छड़ी हाथ में लिए उस रास्ते पर जिस पर चलकर बदला जा सकता शिक्षा पद्धति को। मैं भी दौड़ती उनके पीछे कि उनकी गति से चलना संभव ही नहीं होता मेरे लिए। लगी रहती उनके पीछे तब तक जब तक पूरा नहीं हो जाता यह काम। इसके लिए सीख लेती सत्याग्रह करने का तरीका भी उनसे। अगली कविता का शीर्षक है फूल पर निबंध। मैंने कहा बच्चों से फूल पर निबंध लिखने के लिए। बच्चों ने देखे पौधे, पत्तियाँ, टहनी और अंत में फूल। निहारते रहे जब तक बांट नहीं लिए फूल ने तितली के संग अपने रंग, और लिखा बांटने से रंग बढ़ते हैं। यह भी कि नाकाफ़ी हैं आँखें फूल को जानने के लिए कि कोमलता को छूकर और खुशबू को सूंघ कर देखना होता है। लिखी पंक्तियाँ फूलों को तोड़ने और सुई चुभो माला में पिरोने के खिलाफ, और की अपील छोड़ देने की दुनिया के तमाम फूल तितलियों के लिए कि फूल तितलियों से ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। अगली कविता का शीर्षक है उम्र से लंबा सपना। बड़ी सी गाड़ी बंगला होने का तुम्हारा सपना खत्म हो जाएगा जिस दिन पा लोगे यह सब। महंगे सूट के सपने पर लग जाएगा दाग किसी 5 स्टार होटल की पार्टी में। मुंह तक पहुँचते निवाले से टपक जाएगी एक बूंद
दरी। अपनी पसंद के हिरण का शिकार कर जूते पहनने का सपना काट कर देगा जख्म ऐन तभी जब चलना हो तुम्हें सरपट पकड़ने आखिरी गाड़ी। अपने नाम के झंडे गाड़ने का सपना बिक जाएगा अगले ही दिन रद्दी के भाव, इसलिए सपना ऐसा होना चाहिए जो देखने वाले की उम्र से लंबा हो। अगली कविता का शीर्षक है डर, लेकिन यह कविता 5 कड़ियों में है। तो डर का पहला भाग। हमारे भीतर की चिड़िया दाना चुग चाहती है उड़ जाना, लेकिन हम डर के मारे खोलते नहीं पिंजरे का दरवाज़ा। वो फड़फड़ाती है पंख, उस फड़फड़ाहट की गूंज भर देती है बेचैनी हमारी नींद में। हम नींद में बड़बड़ाते हैं सपने जिन्हें पूरा करने के लिए ज़रूरी है चिड़िया का पंख फैला उड़ जाना। डर 2। सपने में दिखती है मुझे एक लड़की, सुनसान सड़क पर अकेले जाती हुई, कानों में ईयर प्लग लगाए गाने की धुन पर कदम मिलाती, बालों को हवा के साथ खेलने के लिए खुला छोड़ बस चलती जाती है मेरी तरफ पीठ किए। मैं रोकना चाहती हूँ उसे, करना चाहती हूँ आगाह उस साये से जिसकी परछाई दिखी थी मुझे कल सपने में। मैं पूरा जोर लगाकर चीखना चाहती हूँ, लेकिन अटक जाती है आवाज़ हलक में और निकलती है घर्र घर्र की आवाज़। घबरा कर खुल जाती है मेरी नींद, फटी आँखों से देखती हूँ सर के ऊपर घूमता पंखा, पसीने से लथपथ बैठती हूँ उठकर और लगाती हूँ फ़ोन हॉस्टल में बेटी को। बेटी चिढ़कर कहती है, क्या मम्मी न खुद सोते हो न मुझे सोने देते हो। डर 3। डर चोर की तरह दबे कदमों आँखों के रास्ते मन में घुसता है। डर चोर की तरह दबे कदमों आँखों के रास्ते मन में घुसता है और फिर धीरे धीरे स्क्रू की तरह जगह बनाता हुआ धंसता जाता है अंदर। उस स्क्रू पर टांग देते हैं हम एक तस्वीर, जिसके सामने सुबह शाम करते हैं प्रार्थना उस डर से निजात पाने की। डर 4। बंद दरवाजे के नीचे से धीरे धीरे रेंगता हुआ एक सपोला आता है अंदर। आंखें बंद कर हम पोसते हैं उसे, दिन ब दिन बढ़ता हो जाता है एक दिन विशालकाय और ऐन दरवाजे पर बैठ जाता है कुंडली मारकर। डर 5। खिड़की पर जाले के तार पर गोल गोल आंखें घुमाती एक टक देखती मकड़ी पर टकटकी लगाए छिपकली छोड़ देती है अपनी पूंछ। तब पंख फड़फड़ाता वहम का चमगादड़ चाहता है निकल जाना खिड़की के उस पार। अगली कविता का शीर्षक है रविवार। रविवार टंगा था हैंगर पर साफ सुथरा धुला प्रेस किया हुआ। मन तो बहुत हुआ कि पहन लिया जाए उसे, लेकिन तभी याद आया आज तो किचन साफ करना था। मन महसूस कर छोड़ उसे हैंगर पर ओढ़ लिया चीकट सा कोई लबादा। हर शनिवार की रात देखती हूँ हैंगर पर टंगा रविवार और सोचती हूँ कल तो इसे पहनूंगी ही, और अगले दिन फिर कोई काम आड़े आ जाता है। इस कवि गोष्ठी की अगली कड़ी में हमारे सामने हैं सोनल शर्मा जी। सोनल शर्मा न केवल कविता के क्षेत्र में बल्कि गद्य के क्षेत्र में भी एक जाना माना नाम है। सोनल शर्मा की अभी तक कुल 3 पुस्तकें आई हैं, जिसमें पता नहीं नाम से उनका एक कविता संग्रह है। फिल्म बनती है और बनाती भी है।
इसमें उन्होंने अपनी फ़िल्म के बनने और किस तरीके से बनी उस पर काफ़ी अच्छा लिखा है, और इससे हमें पता चलता है कि फ़िल्म बनाने में क्या क्या परेशानियाँ और क्या क्या चीज़ें हम सीख पाते हैं। और उनकी तीसरी जो पुस्तक अभी आई है, मतलब उसका नाम है कोशिशों की डायरी। कोशिशों की डायरी में उनका डायरी लेखन है, जो उन्होंने एनजीओ में काम करते हुए और अपनी जो डायरी लिखी थी उस पर ये पुस्तक है कोशिशों की डायरी। और इस पुस्तक को काफ़ी प्रतिसाद अच्छा मिल रहा है और काफ़ी लोगों ने बहुत तारीफ़ की है इसकी। तो आज तो हम सुनते हैं सोनल शर्मा की कविताएं। सोनल शर्मा जी। जी, धन्यवाद ज्योति जी। पहली कविता मैं पढ़ रही हूँ एक किशोर वय की लड़की की कविता। इसका शीर्षक है कांटा। आज जब हम लड़कियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर जिस तरह उन्हें प्रतिबंधित कर रहे हैं, उस बीच एक दुर्घटना भीतरी घट रही है। ये कविता उस भाव को कहती है। इसका शीर्षक है कांटा। रोक कर हर बार नई राह पर बढ़ते हुए जिस पर कांटे थे शायद, तुम्हारा अनुभव था शायद, बचा लिया तुमने मुझे। रोक कर हर बार नई राह पर बढ़ते हुए जिस पर कांटे थे, तुम्हारा अनुभव था शायद, बचा लिया तुमने मुझे। पर एक कांटा धसक गया उसी समय मेरे रक्त मांस मज्जा से गहरे में कहीं, तुम्हें दिखाई नहीं दिया और मुझसे निकाला नहीं गया। वो कांटा घुल गया है और मुझ में उगता है। मैं किसी से प्यार भी करना चाहूँ तो वही कांटा चुभता है। चीज़ों से हम घिरे हैं, वस्तुओं से। चीज़ें शीर्षक से चीज़ों के भाव से 3 कविताएं पढ़ूंगी। पहली कविता है खोई हुई चीज़ें। खोई हुई चीज़ें ढिठाई से पड़ी रहती हैं वहीं जहां हमने उन्हें रखा था, देखती हुई हमें बेचैन। शायद उन्हें न देखते हुए, न सोचते हुए उनके बारे में, लगभग न होने जैसे इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ ये एक हड़ताल होती है जो अक्सर टूट जाती है। ये एक हड़ताल होती है जो अक्सर टूट जाती है, हमारे बार बार करने पर मनुहार कि अगर मिल गई इस बार तो रखेंगे संभाल कर। खोई हुई चीज़ें 2। खोकर अक्सर मिल ही जाया करती हैं चीज़ें। वे उस जगह से हिलती भी नहीं इस इंतज़ार में कि कोई आए खोजने तो उसे वहीं मिले जहां उन्हें छोड़ा था। किसी भी चीज़ के खो जाने पर, बहुत समझाने पर भी मन का एक कोना, आँख की एक नज़र खोजती ही रहती है। एक बेचैनी सी बनी रहती है भीतर कि वे मिलना चाहती हैं और मैं कोशिश नहीं कर रही। वे राह देख रही हैं और मैं उन्हें मिल नहीं रही। मन जानता है कि वे हैं कहीं ना कहीं, चीज़ें मरती थोड़े ही हैं। अगली कविता है वस्तु होना बेबसी है। उपेक्षित सी अटाले में पड़ी हुई कुर्सी सोचती है कई बार कि आउट हाउस में रहने वाले उस लड़के के पास ही चली जाती जो टेबल कुर्सी पर बैठकर पढ़ने का सपना देखा करता है। अश्वत्थामा की तरह अमर होने को अभिशप्त स्टील के वो बर्तन चढ़ा दिए गए हैं जो टांड पर। वे उन घरों में जाना चाहते होंगे जहाँ 4 एक से गिलास नहीं होते जिनमें बेटी को देखने आए मेहमानों को पानी पिलाया जा सके। वे गुड्डे गुड़िया, हाथी, घोड़े, शेर और उनके साथी सब खेल खिलौने धूल भरे कमरों में पड़े ऊब रहे हैं। काश उन्हें कोई छोड़ देता उन बच्चों के पास जो उन्हें सर आँखों पर बिठा लेते। वस्तु होना वाकई बेबसी है। वस्तु होना वाकई बेबसी है। वे तय नहीं कर सकती कि उन्हें कहाँ होना चाहिए और किसके काम आ जाना चाहिए। निर्वात। विज्ञान के थोड़े से बैकग्राउंड का इस्तेमाल करते हुए ये कविता है। पानी के भीतर गई सीधी लकड़ी दिखने लगती है जरा तिरछी माध्यम के कारण। पानी के भीतर गई सीधी लकड़ी दिखने लगती है जरा तिरछी। हवा की कई कई परतें पार करते हुए टिमटिमाने लगते हैं तारे। प्रकाश और ध्वनि की गतियों की तरह ही हमारी नज़दीकियाँ और दूरियाँ भी
उस मौसम के सापेक्ष घटती बढ़ती हैं, जो कभी सघन तो कभी विरल होता है। एक ताप होता है जो उड़ा देता है मेरे स्पर्श की नमी और तुम्हें एक खारेपन का स्वाद देता है। तुम्हारी आवाज़ कभी कभी न जाने कैसी सूखी हवा पर सवार होकर आती है और हमारे बीच आग लगा जाती है। क्या तुमने ख्याल किया है कभी कि हमारे बीच अंतराल में एक प्रिज्म सा तन जाता है और नज़रों के कोण बदल जाते हैं। एक उस्ताद सा सॉफ्टवेयर है कोई, जिससे शब्दों के अर्थ उलट जाते हैं। न जाने कितने दबाव खिंचाव फैले हैं हमारे बीच, जो एक दूसरे की नज़रों में हमारा होना बदल रहे हैं। न गुस्सा न प्यार न दोस्ती न तकरार, न गुस्सा न प्यार न दोस्ती न तकरार, कुछ भी तो हमारे बस में नहीं। सापेक्ष है सब कुछ, उसके जो हर पल बदलता रहता है। न बदले, स्थिर हो, निरपेक्ष हो, इसके लिए तो शायद अंतराल में एक निर्वात चाहिए। विस्थापन, हम सब परिचित हैं इसके दर्द से। एक शब्द चित्र है एक उजड़े हुए गांव का। शीर्षक है विस्थापन। छप्पर पर बस डंडे बचे हैं आड़े और खड़े, आंगन में बेली लटकी है बेजान होकर, हवा खोजती है घर घर, न हिलाने को अलगनी न उड़ाने को कपड़े। बरसता है पानी तड़ातड़ बिना सुरताल के और बेखौफ घुस जाता है घर आंगन सब जगह। बेरोक टोक आते हैं मिट्टी पानी के रेले और पछाड़ खा खा कर गिरता है बरसाती नाला। दिन भर में कई कई बार लौटता है सूनापन, पनघट चौपाल सब जगह भटक कर। ठिठुर कर जम गया है तालाब का पूरा पानी, जंगल के छोर पर ही खो गई है पगडंडी। बिछी हुई है निबोलियों की कड़वी गंध, चिड़ियों के चहचहाने के बीच चुपचाप अकेला खड़ा है नीम का पेड़ स्कूल के आहते में। घटाटोप अंधेरे में न जलता है दिया न कोई भटकता है। घटाटोप अंधेरे में न जलता है दिया न कोई भटकता है। द्वार पर बैठा है लंगड़ा कुत्ता रोटी की आशा में। घंटी नहीं बजी, गुग्गल नहीं जला, मंदिर का देवता सो रहा है। कोई नहीं है निर्लिप्त आदमी के होने से। अगली कविता का शीर्षक है ईश्वर। तुम्हारे नाम भर से इतनी मुसीबतों से घिरे हैं हम, तुम्हारे नाम भर से इतनी मुसीबतों से घिरे हैं हम। तुम सचमुच होते तो शायद कयामत ही आ जाती। तुम कर सकते हो तो इतनी कृपा करो, हमें अकेला छोड़ दो। इस दुनिया के बचे हुए दिनों में हम अपने जैसे लोगों के साथ रहना चाहते हैं। कितने बरस हुए तुम्हें पैदा हुए, क्या बूढ़े नहीं हुए अब तक? क्या तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें विश्राम करना चाहिए? हम रोज़ मरने वाले लोगों की दुनिया में तुम अमर होकर बड़े बेढप बड़े बेमेल मालूम पड़ते हो। हर समय हर जगह होकर हमारे एकांत की सीमाएं तोड़ता तुम्हारा होना हमारे होने में अतिक्रमण है। बहुत अच्छी कविताएं सोनल जी, और सभी कविताएं खैर बहुत शानदार। इसी कड़ी में हम चलते हैं अब बहादुर पटेल की तरफ। बहादुर पटेल किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और शायद ही कोई ऐसी पत्रिका हो और ऐसा कोई अखबार हो जिसमें इनकी कविताएं प्रकाशित न हुई हों। अभी तक इनके 3 कविता संग्रह आए हैं। बूंदों के बीच प्यास, सारा नमक वहीं से आता है, मेरा हाथ छोड़ देना। इन्हें वागेश्वरी पुरस्कार मिल चुका है और इसके अलावा भी काफ़ी पुरस्कार मिल चुके हैं और एक जाना माना नाम है कविता के क्षेत्र में बहादुर पटेल। तो आइए सुनते हैं बहादुर पटेल की कविताएं। धन्यवाद ज्योति जी। पहली कविता है झूठ। झूठ का कीला बहुत मजबूत होता है, इसमें सेंध लगाना बहुत मुश्किल काम है। जितनी साफगोई से बोलते हो तुम झूठ, मैं ना मानूं यह कैसे संभव है। उसके भीतर जब मैं जाने की कोशिश करता हूं, झूठ की सच लगने वाली कई प्रतिलिपियां मिलती हैं और भ्रम का दस्तखत
उसे प्रमाणित करने पर तुला होता है। मैं अपने से करता हूँ कई सवाल, कटघरे में अपने को ही करता हूँ खड़ा, झूठ का मासूम चेहरा बाइज्जत बरी हो जाता है। बहुत से झूठ इतिहास पर चांदी के वरक की तरह चिपके होते हैं। सच का खून रिश्ता रहता है हमारी आत्मा में। सच हमारे पीछे पीछे भागता रहता है और हम मुंह फेर लेते हैं। अगली कविता है मेरा हाथ छोड़ देना। इस भीड़ भरी दुनिया में तुम अकेली न पड़ जाओ मेरी बच्ची। इस भीड़ भरी दुनिया में तुम अकेली न पड़ जाओ मेरी बच्ची। आओ मेरा हाथ पकड़ो, मेरे साथ चलो, थोड़ा चलना सीख जाओ, कुछ लड़ना भी। फिर इस भीड़ में ऐसे चलना जैसे अकेली नहीं हो तुम अपने सारे हुनर को साथ लेकर चलना, पर इतनी चौकन्नी रहना कि जैसे चल रही हो किसी तनी हुई रस्सी पर। कोई नहीं होता किसी का, भ्रम का जाल है यह दुनिया। छद्म है यहाँ सारे संबंध, इतिहास के भी पीछे की धर्म ग्रंथों की अंधी गलियों में तय हुआ है तुम्हारा भविष्य। इतिहास से भी पीछे की धर्म ग्रंथों की अंधी गलियों में तय हुआ है तुम्हारा भविष्य। नकारने की ताकत पैदा करनी होगी तुम्हें। मेरे भरोसे मत रहना मेरी बच्ची, मैं भी रोड़ा बनूंगा तुम्हारी राह का। तुम्हारी काट के लिए मुझे भी उसी अंधी गली से कुछ मंत्र दिए गए हैं। तुम अपने आप को समझो, मैं जब गलत हूं तो टोक देना, मेरा भी हाथ छोड़ देना। अगली कविता है हार। आधा चांद एक नाव है जो रात की नदी में तैरता रहता है। रात की नदी गहरी काली है, चांद उसमें दूध का ठेला लगाता है। ठेला एक घुमावदार सड़क पर लुढ़कता है। एक बच्चा उसके पीछे भागता है। ठेले पर एक बुढ़िया सूत काटने से ऊब कर दूध फेंट रही है। बच्चा पिता से चांद के ठेले से दूध मांगता है। पिता हार जाता है। चांद से, ठेले से, बुढ़िया से फेंटे जा रहे दूध से। जहां घुमावदार सड़क खत्म होती है, चांद पानी पर फिर से नाव की तरह तैरता है। पिता पानी से, नाव से भी हार जाता है। पिता पीछे रह गए अपने बच्चे को स्कूल में ढूंढता है। उसे अपना बच्चा वहाँ बेजान मिलता है। पिता अपना सब कुछ हार जाता है। पिता अपना सब कुछ हार जाता है। अगली कविता है तुम्हारा अनुवाद। तुम एक भाषा हो, तुम एक भाषा हो जिसे मुझे सीखने समझने में बहुत वक्त लगा। यूँ कहें कि अरसा लगा। बहुत विचित्र है व्याकरण। एक वाक्य का अर्थ एक समय से दूसरे समय में बदल जाता है। कुछ शब्द बिल्कुल चांद की तरह है तुम्हारी भाषा में। मेरे उच्चारण करते करते वाक्य में स्थान और ध्वनि बदल जाती है। एक अल्प विराम लंबी प्रतीक्षा के बाद पूर्ण विराम में बदल जाता है। और कर्म क्रिया में कब बदल जाता है, यह समझते समझते विषय समाप्त हो जाता और सारी व्याख्याएं
निरर्थक हो जाती है। तुम्हारी आकृति के भीतर एक उजास होता है, मैं उसे छूता हूँ और अंधेरा फैल जाता है और निरक्षर की तरह देखता रहता हूँ तुम्हारी ओर। दरअसल अनुवाद करना चाहता हूँ मैं तुम्हारा अपनी भाषा में, लेकिन पूरा अनुवाद करने के बाद पढ़ नहीं पाता, क्योंकि तब तक मेरी अपनी भाषा भी अर्थ खो देती है, तब तक मेरी अपनी भाषा भी अपना अर्थ खो देती है। अगली कविता है धातु। यह पुरातन घड़ा किस धातु से बना होगा, जो भी हो मिट्टी से निकला होगा। मिट्टी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसकी मिट्टी भी अपनी ही मिट्टी से बने किसी मजदूर ने निकाली होगी। कारीगर की भी कोई मिट्टी रही होगी। यहाँ तक आते आते कई परतें जमी होंगी मिट्टी की। दरअसल जिसके लिए बनाया होगा वह भी होगा तो मिट्टी का ही मानुष, पर वह सत्ता के घोल से धातु का नया नमूना होगा जिसने सबकी मिट्टी खराब की, जिसने सबकी मिट्टी खराब की। अगली कविता है कछुआ। मैं धावक की तरह दौड़ना चाहता था, शायद इसीलिए आया था इस दुनिया में। शुरू में बहुत धीरे धीरे चला, फिर तेज और तेज। इसके बाद जैसा कि होता है थक कर बैठ गया। फिर इस बैठने में बहुत वक्त गुजर गया। कई लोग मेरे सामने से निकल गए और मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। थक हार कर इनके पीछे भागा। इस भागने में थकी हुई कला थी। दरअसल मैं कछुए में बदल गया। धीरे धीरे यहीं तक आया हूं। मैं इस दौड़ का सबसे फिसड्डी खिलाड़ी हूं। दुनिया मुझे न देखे इसलिए अपनी खोल में छुप गया हूं। धीरे धीरे समुद्र तक आ पहुंचा हूं। यहां मेरे जैसे कई कछुए हैं। अब मैं रहता हूं इन्हीं के साथ। अब मैं रहता हूं इन्हीं के साथ। आज की इस काव्य गोष्ठी में हमने मुझे मिलाकर 6 कवियों को सुना और अब इसका समापन का समय है। तो आप सबका बहुत आभार, आप यहाँ आए और इंदौर डायरी कार्यक्रम में आपने कविता पाठ किया, उसके लिए आप सबका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। नमस्कार।